हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में ना हम टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉर्मल के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ फोर्सेस जब करी थी, जो जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस थे, ठीक है, जैसे कि मस्कुलर फोर्स, चलो मस्कुलर फोर्स में इसको समझाने वाला कुछ भी नहीं होता, ठीक है। फिर नॉर्मल फोर्स, टेंशन था, उसमें फ्रिक्शन था, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स था। तो ये सारे फोर्सेस हमने कवर करने हैं इस चैप्टर में, ठीक है। नॉर्मल कवर हो गया, आज हम टेंशन को कवर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले टेंशन की थोड़ी सी फील लेते हैं। टेंशन एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। जैसे कि ये एक सरफेस है। अभी तक स्टूडेंट्स हम जो सरफेसेस है ना, फ्रिक्शनलेस ले रहे हैं। अभी हमने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन करने के बाद मैं सरफेसेस को फ्रिक्शनल मानने लग जाऊंगा, मगर अभी सरफेसेस फ्रिक्शनलेस हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, ठीक है, फ्रिक्शनलेस प्लेटफॉर्म। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं दो ब्लॉक्स बनाता हूँ। तो दिस इज ए ब्लॉक एंड दिस इज बी ब्लॉक। अब स्टूडेंट्स, मैंने बी पे एक्सटर्नल फोर्स या मस्कुलर फोर्स मैंने लगा दिया। अब आप कॉमन सेंस से देखो कि ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं ये एक्सेलरेट होने लग जाएंगे, ठीक है ना। दोनों ब्लॉक फोर्स लगाओगे, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो एक्सेलरेट होने लग जाएंगे। इसका स्टूडेंट्स मास मैं m1 मान लेता हूँ, इसका m2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस हमें ये दिख रहा है कि जो बी ब्लॉक है इसका एक्सेलरेट होना हम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, तो इसकी तो हम एक्सेलरेशन मान सकते हैं। कौन सी? बी ब्लॉक की, ठीक है। मगर ए की जो एक्सेलरेशन, ए को कौन एक्सेलरेट कर रहा है? बी को तो चलो बी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा, बी को तो एक्सेलरेट वो कर रहा है फोर्स। ए को कौन करेगा? क्योंकि बी पे जब फोर्स लगाएंगे तो ये सिस्टम जो है दोनों मासेस का ये चलने लग जाएगा, ठीक है। दोनों साथ में ही चलेंगे ना, ठीक है। ऐसे थोड़ा ना ये चला और ये रुका हुआ, रस्सी बंधी हुई है, स्ट्रिंग है ये, ठीक है, बीच में स्ट्रिंग है। तो ऑब्वियस ए भी बी के साथ चलेगा। बी को तो कॉमन सेंस से पता लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स एक्सेलरेट करने वाला है, मगर इसको कौन करेगा? तो इसको करने वाला कौन है? टेंशन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, टेंशन फोर्स कहाँ पे होता है? स्ट्रिंग्स में, ठीक है, स्ट्रिंग्स में होता है। तो स्ट्रिंग्स ना हमेशा स्टूडेंट्स, हम जो स्ट्रिंग्स लेते हैं, एजम्पशंस देख लो, एजम्पशंस फॉर द स्ट्रिंग्स। एक्चुअल में जो हम ब्लॉक्स का जो मासेस लेते हैं ना, वो स्ट्रिंग के मास के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो स्ट्रिंग का मास हम मतलब कि उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। तो इसीलिए एजम्पशन पहली क्या है, हम स्ट्रिंग को मासलेस मानते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग का मास विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ ब्लॉक्स बहुत कम होता है, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट एजम्पशन क्या है? स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है कि उसकी लेंथ नहीं बढ़ सकती। जब हम खींचेंगे तो उसकी लेंथ नहीं बढ़ सकती, ठीक है। इनएक्सटेंसिबल हम मान रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग की बात होगी। अब टेंशन किस में जनरेट होती है? स्ट्रिंग में जनरेट होती है, ठीक है। एक्चुअल में बी को तो चलो एफ फोर्स चला देगा, मगर ए को चलाने वाली टेंशन है, क्योंकि ए रस्सी के साथ बंधा हुआ है और टेंशन जो है वो रस्सी में जनरेट होती है, ठीक है, स्ट्रिंग में। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सबकी, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको टेंशन की डायरेक्शन या टेंशन को की डेफिनेशन, ठीक है, उस फोर्स को कैसे हम समझेंगे, ठीक है, वो भी लिख देता हूँ। टेंशन इज जनरेटेड इन अ स्ट्रिंग
such that it always tries to reduce size of string। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब हुआ कि टेंशन इस तरीके से लगती है कि वो हमेशा स्ट्रिंग के साइज को रिड्यूस करना चाहती है, इस तरीके से लगती है। इससे हम डायरेक्शन टेंशन की बता सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो टेंशन इट इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग। टेंशन एक्ट्स ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहीं से हमें टेंशन की डायरेक्शन के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेंशन इस तरीके से लगेगी। ठीक है ना, इट ऑलवेज ट्राइज टू रिड्यूस द साइज ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, और उसी के अलोंग लग रही है और साइज उसका कम करना चाहती है टेंशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं। सबसे पहले मैं एक ही बनाता हूँ। ठीक है, एक्चुअल में इस सिस्टम में कौन कौन है, एक तो स्ट्रिंग है, एक ए ब्लॉक, एक बी ब्लॉक है, तो तीनों की फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी। ठीक है, चाहे बी की बना लो चाहे ए की बना लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो अब स्टूडेंट्स ए की अगर मैं बनाऊं तो अब चलो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग भी बना देता हूँ। स्ट्रिंग थोड़ी ऐसे बढ़िया सी बना देते हैं। ठीक है, और बी की भी। अब आप समझो इस चीज़ को, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एस फॉर स्ट्रिंग। तो स्टूडेंट स्ट्रिंग जो है ना वो ए को इस तरफ खींच रही है। दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू स्ट्रिंग, मतलब कि ये जो स्ट्रिंग है वो ए को ऐसे खींच रही है, और जो ए है वो स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींच रहा है। दिस इज फोर्स ऑन स्ट्रिंग ड्यू टू ए। जो ए है स्ट्रिंग को वो इधर खींच रहा है। ठीक है, वैसे ही आप देखो स्ट्रिंग जो है वो बी को इस तरफ खींच रही है। दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग बी को ऐसे खींच रही है। ठीक है, और फोर्स तो इधर लगा ही हुआ है। ठीक है ना, एक्चुअल में हुआ गया, बी को हमने फोर्स लगाया। ठीक है, तो स्ट्रिंग ने बी को अपनी तरफ खींचा। ठीक है, और बी ने स्ट्रिंग को इस तरफ खींचा। दिस इज फोर्स ऑन स्ट्रिंग ड्यू टू बी। तो वैसे ही स्ट्रिंग ने ए को अपनी तरफ खींचा। ठीक है, और ए ने स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींचा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको क्या दिख रहा है इसमें, ये दो फोर्सेस और ये दो फोर्सेस, ये दोनों कौन से फोर्सेस हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, ऑब्वियस इनका मैग्नीट्यूड सेम होएगा। अब स्टूडेंट्स हमने स्ट्रिंग में टेंशन ही बनाई, तो टेंशन भी लगी रही है अंदर को। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखो, अगर मैं स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, और आपको ये पता है स्ट्रिंग का जो मास है वो 0 है, तो स्ट्रिंग का कोई भी पार्ट लूँ मैं उसका मास ऑब्वियस 0 होएगा। मैं ऐसे करता हूँ, ये वाला पार्ट ले लेता हूँ और इसकी मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, इस वाले पार्ट की जो मैंने शेड किया है। तो इसके स्टूडेंट्स अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँगा, ठीक, और टेंशन इस तरफ तो टेंशन है। ठीक है, और दूसरी तरफ फोर्स ऑन स्ट्रिंग ड्यू टू ए इधर है। ठीक है, और इसकी एक्सेलरेशन में ए मान लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स आप ये देखो, ये सिस्टम में ऑब्वियस है, जब फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शनलेस प्लेन में तो सिस्टम साथ में चलेगा, मतलब कि सभी की एक्सेलरेशन सेम होएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये एक सिस्टम है। अगर फोर्स लगे, जैसे हमने नॉर्मल फोर्स लगाया था एक पे 3 ब्लॉक्स में, तो तीनों ब्लॉक साथ साथ में चलते थे। ठीक है, और एक ब्लॉक मान लेते थे, वैसे ही यहाँ पे भी वैसा ही है। ठीक है, मतलब
जो स्ट्रेटेजी या मेथडोलॉजी वो सेम है नॉर्मल और टेंशन के क्वेश्चंस में, ठीक है। मगर बस थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो देखो स्टूडेंट्स, इस पार्ट का जो मास है, पूरी स्ट्रिंग का मास 0 है, तो इस पार्ट का भी मास 0 ही होएगा। तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओ, T माइनस एफ एस ए इज इक्वल टू मास क्या है 0 इंटू ए एक्सलरेशन। तो फोर्स ऑन स्ट्रिंग ड्यू टू ए वो किसके इक्वल आएगी? टेंशन के इक्वल ही आएगी, ठीक है ना, टेंशन के इक्वल आएगी। तो अब यहाँ से आप ये देखो कि ये जो फोर्स है ये टेंशन के इक्वल है, ठीक है। तो ये अगर टेंशन के, अब हमें पता है एफ ए एस मस्ट बी इक्वल टू एफ एस ए, और एफ एस ए टी के इक्वल है, ठीक है ना। और वैसे ही आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लो ये वाले पार्ट की, ठीक है। तो इसकी अगर बनाओगे तो वैसे ही बन जाएगी। यहाँ पे बना देता हूँ इस वाले पार्ट की, इधर एफ एस बी लग रहा है और इस तरफ टेंशन है, ठीक है, और एक्सलरेशन इसकी इधर है और इसका भी मास 0 है, इस पार्ट का भी। तो यहाँ से भी एफ एस बी किसके इक्वल आ जाएगा? टेंशन के। इसका मतलब क्या है? एफ बी एस इज इक्वल टू एफ एस बी, दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, ये भी टी के इक्वल है, ठीक है ना। तो ये भी फोर्स टी के इक्वल है और ये भी फोर्स टी के इक्वल है, एफ बी एस भी टी के इक्वल है, एफ एस भी टी के इक्वल है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करते वक्त ना हमने इतना कुछ नहीं करना है, ये तो समझाने के लिए है, ठीक है। मैंने स्ट्रिंग सभी की फ्री बॉडी डायग्राम बना के आपको थोड़ा सा फील दी है चीज़ों की, ठीक है, मगर इतना कुछ नहीं करना है। अब एक्चुअल में करना हमने कितना है, ठीक है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। क्वेश्चन में हमने सिर्फ ए की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है और बी की बनानी है, स्ट्रिंग की नहीं बनानी है, ठीक है। तो बस समझाने के लिए मैंने बना दी। तो ए की अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ए पे जो फोर्स लग रहा था, दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू स्ट्रिंग, वो टेंशन के इक्वल ही था, टी, ठीक है। और बी की फ्री बॉडी डायग्राम, बी की इधर फोर्स है और जो बी पे फोर्स लग रहा था जो स्ट्रिंग ड्यू टू स्ट्रिंग, बी पे जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू स्ट्रिंग, वो भी टी के इक्वल ही था। बस इतनी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है आपने, ठीक है, वो तो समझाने के लिए था, बस खत्म, ठीक है। तो बस ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर बी की एक्सलरेशन ए इस तरफ है तो ए की भी एक्सलरेशन इधर ही होएगी। बी अगर ए से इधर मूव कर रहा है तो एक्सलरेशन तो दोनों की सेम ही होएगी, दोनों साथ साथ में चलेंगे जैसे नॉर्मल वाले क्वेश्चंस में होता था, ठीक है। तो बस स्टूडेंट्स, अब आप ये भी जैसे हमने नॉर्मल वाले क्वेश्चंस में देखा था, वहाँ से भी आप सेम ऑब्जर्वेशन यहाँ पे भी देख सकते हो। अगर ये सिस्टम ले लिया हमने ए एंड बी का, तो वहाँ पे जो टी है, टी इज़ द इंटरनल फोर्स, ठीक है, टी इज़ द इंटरनल फोर्स, ठीक है। अगर मैं ए एंड बी ब्लॉक को एक मान लूँ, ए एंड बी ब्लॉक को एक मान लूँ, तो टी फोर्स, टेंशन तो कैंसिल ही हो रही है, ठीक है। तो बचा क्या? सिर्फ एफ बचा और इसका मास क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2, तो एक्सेलरेशन सीधे ही आ जाएगी f बाई m1 प्लस m2, जैसे सेम आप नॉर्मल फोर्स के क्वेश्चंस में करते थे, ठीक है। नहीं तो ऐसे नहीं आपने निकालनी, फिर दोनों इक्वेशंस बना के कर लो। अगर a के लिए मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊंगा तो t इज़ इक्वल टू m1 इंटू ए आ जाएगा, और b के लिए बनाऊंगा तो नेट फोर्स b पे कितना? f माइनस टी, एफ टी से ज़्यादा होएगा, इसीलिए आपको बताया था ना, जो फोर्स बड़ा होएगा एक्सेलरेशन भी उसी की डायरेक्शन में होएगी। तो नेट फोर्स जो है वो क्या होएगा? f माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू ए। यहाँ से भी एक्सेलरेशन निकाल लो, कैसे? ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं, दोनों को कर दो ऐड, जब दोनों को कर दोगे ऐड, t हो जाएगा एलिमिनेट। तो वहीं से एडिंग बोथ इक्वेशंस, ठीक है, एडिंग बोथ इक्वेशंस
उससे भी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ऐड करके देख लो, f प्लस टी माइनस टी इज इक्वल टू ए m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये t यहाँ से कैंसिल हो गया, a की वैल्यू सेम आ गई, f अपॉन m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन वैसी आएगी जैसे नॉर्मल फोर्स में आप निकालते थे। ठीक है, और टेंशन अगर निकालनी है तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन निकाल ली तो ए की फ्री बॉडी डायग्राम, तो टेंशन इज इक्वल टू m1 इनटू एफ बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ए की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से हमारे पास टेंशन आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ए की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बी की बनाओ, सॉल्व कर दो, बस काम ख़त्म। ओके स्टूडेंट्स, ये थी टेंशन। टेंशन हमेशा स्ट्रिंग्स में जनरेट होएगी अलोंग द स्ट्रिंग, इस तरीके से कि वो हमेशा स्ट्रिंग के साइज़ को रिड्यूस करना चाहती है। ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्शन देख लोगे स्ट्रिंग की। अब स्टूडेंट्स, एटवुड मशीन। एटवुड मशीन क्या होती है, ये पुली लगी हुई है और पुली के ऊपर से ये ब्लैक स्ट्रिंग जा रही है। ठीक है, तो ऑब्वियस जिसका मास ज़्यादा है, मान लो m2 जो है वो m1 से ज़्यादा है, तो m2 ये नीचे को आएगा और m1 ऊपर को जाएगा। ठीक है, सेम एक्सेलरेशन से। ठीक है, अगर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है तो इसको भी 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तभी लेंथ सेम रहेगी। अगर मान लो इधर मतलब लेंथ है कुछ, ठीक है, मान लो इधर x है तो इधर क्या हो जाएगी, l माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब l तो कांस्टेंट रहेगी, l तो कांस्टेंट है, तो जितने से इसको नीचे जाना चाहिए इसको भी उतने से ऊपर जाना चाहिए ना, ताकि लेंथ कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो इन दोनों की सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन दोनों की सेम रहेगी। ठीक है, ये भी तब होता है जब पुली फिक्स्ड है। ठीक है, पुली इज फिक्स्ड, और पुली फिक्स्ड है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एजम्पशंस पुली पे लगती है, क्या क्या, पुली इज मासलेस। ठीक है, जितने भी हम क्वेश्चंस करते हैं फाउंडेशन में, पुली को मासलेस मानते हैं। ठीक है, और पुली को हम फ्रिक्शनलेस मानते हैं। पुली इज फ्रिक्शनलेस, पुली इज फ्रिक्शनलेस। ठीक है, तो स्ट्रिंग की भी वही, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रिंग का मास वही सेम चीज़ 0 है। ठीक है, तो फिक्स्ड पुली है, फिक्स्ड पुली में अगर ए से ये ऊपर जा रहा होगा तो ए से ये नीचे जा रहा होगा, एक्सेलरेशन दोनों की सेम रहेगी। तो स्टूडेंट्स, इसी को हम क्या कहते हैं, एटवुड मशीन। ठीक है, 2 ब्लॉक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं और पुली से हमने उनको लटका दिया। ठीक है, चलो अब स्टूडेंट्स, हमने इस सिस्टम की एक तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ मास एंड ग्रेविटी, दूसरा ये टेंशन फाइंड आउट करनी है, टेंशन इन टर्म्स ऑफ मास एंड ग्रेविटी। तो कर लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अब m2 जो है, m2 के नीचे को फोर्स कौन सा लग रहा है, m2 जी, और ऊपर को कौन सा लग रहा है, टेंशन, और इसकी एक्सेलरेशन किधर है, नीचे को। तो क्या लिखोगे, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 into a। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, वैसे ही आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, m1 की, m1 तो ऊपर जा रहा है। ठीक है, टी फोर्स लग रहा है m1 पे और m1g इस पे नीचे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से एक्सेलरेशन इसकी ऊपर को, अगर एक्सेलरेशन ऊपर को है तो टी मस्ट बी ग्रेटर देन m1g। नेट फोर्स टी माइनस m1g न्यूटन सेकंड लॉ इज इक्वल टू m1 into a। स्टूडेंट्स, 2 इक्वेशंस आ गई हमारे पास। तो 2 इक्वेशंस आ गई, 2 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, t और दूसरा a, यही हमने निकालना था। तो 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। सबसे पहले
मतलब कि आपको सीधे दिख रहा है दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करते हो तो टी तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखो एडिंग 1 and 2, इसको मैं रब कर देता हूँ, एडिंग 1 and 2, तो m2g माइनस टी प्लस टी माइनस m1g इज इक्वल टू ए कॉमन निकाल लेता हूँ m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी m2g माइनस m1g, ठीक है। चलो g को कॉमन ही निकाल लो, ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गई इक्वेशन एक्सेलरेशन की, ये आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन। अब टेंशन निकालनी है, तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में आप ना टेंशन एंड एक्सेलरेशन के जो फॉर्मूले हैं इसको भी याद रखो, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस में डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हो जाता है बहुत कम टाइम में, ठीक है। ये याद रखो आप, बाकी आपको शॉर्टकट तरीके से भी याद मैं करवा देता हूँ। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखो, इधर फोर्स m2g है और इधर फोर्स m1g है, ठीक है। अगर इसी सिस्टम को अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म में बना दूं, ठीक है, इसी सिस्टम को मैं हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म में बता दूं, तो देखो हाँ जी बच्चों, ये T था, ठीक है, और नीचे m1g, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो कौन कौन से फोर्सेस हैं m2 पे, एक तो m2g इधर लग रहा है, ठीक है, इधर टेंशन है, और m1g इधर लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आप सीधे नेट एक्सटर्नल फोर्स देख लो, टेंशन तो इंटरनल फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स देख लो, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो सीधे एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाती है, ठीक है। या ऐसे देख लो नेट डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, नेट डाउनवर्ड फोर्स, ये भी नीचे को खींच रहा है, ये भी नीचे को खींच रहा है, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कौन सा हो जाएगा, ऑब्वियस है m2 हमने m1 से ज़्यादा लिया है, ठीक है। m2 अगर m1 से ज़्यादा लिया है तो m2g इज ग्रेटर देन m1g, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या आ जाएगा m2g माइनस m1g, ठीक है। नेट डाउनवर्ड फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2, ये एक्सेलरेशन आ जाती है। ये शॉर्ट ट्रिक काफ़ी क्वेश्चंस में काम आ जाता है, ठीक है, मगर जनरली क्वेश्चंस में आप लगा सकते हो, ठीक है, सभी क्वेश्चंस में लगा सकते हो, कुछ कुछ क्वेश्चंस में नहीं लगता, मगर आप मान के चलो सभी क्वेश्चंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये एक्सेलरेशन, अब टेंशन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। टेंशन तो वैसे ही आएगी फ्री बॉडी डायग्राम से ही, ठीक है। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब यहीं पे ही हम बात कर लें, या उस पर जिसकी मर्जी फ्री बॉडी डायग्राम से आप टेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि ए तो आ ही गई, चलो m2 की फ्री बॉडी डायग्राम से मैं निकाल लेता हूँ। इधर नीचे था m2g और एक्सेलरेशन भी थी नीचे, तो m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2n2, ए कितना है m2 माइनस m1n2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही था, बस इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं है। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी
ये मैं एलसीएम ले लेता हूँ m1 प्लस m2, तो m1 m2 g प्लस m2 स्क्वायर g ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस m2 स्क्वायर g प्लस m1 m2 g। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या क्या यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, m2 स्क्वायर जी m2 स्क्वायर जी, तो टेंशन का जो फॉर्मूला है वो आपने क्या रटना है, 2m1 m2g। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये भी स्टूडेंट्स फॉर्मूला ऐसा, इसको भी आप क्रैम कर सकते हो। ठीक है, एक्सेलरेशन का और टेंशन का कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं, आप सीधे आंसर, काफ़ी बार एनटीएससी में आया क्वेश्चन। ठीक है, एटवुड मशीन का, तो टेंशन एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमेशा आप याद ही रखो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, वही क्वेश्चन है, सेम डाटा लेकर। ठीक है, फिक्स्ड पुली है, तो 2 ब्लॉक्स हैं, एक का 10 kg है, तो 10 इंटू जी, और इसका 8g है। तो एक्सेलरेशन एंड टेंशन निकालनी है, सीधे एक्सेलरेशन आपको बताया था मैंने, नेट डाउनवर्ड फोर्स, तो 10g माइनस 8g डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है, 18। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, g/9। ठीक है, g/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो टेंशन का या तो फॉर्मूला याद रख लो या फ्री बॉडी डायग्राम बना के कर लो, एक्सेलरेशन तो आई गई। ठीक है, फॉर्मूला सीधा होता है 2 इंटू m1 इंटू m2, तो 10 इंटू 8 इंटू जी भी होता है डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 18। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास आ गया आंसर 80/9। जी की वैल्यू पुट कर दो, जो भी गिवन है, 10 गिवन है तो 10 पुट कर दो। ठीक है, दिस इज न्यूटन, टेंशन आ जाएगी न्यूटन में, या उससे कर लो, फ्री बॉडी डायग्राम बना के कर लो। ठीक है, आंसर तो तब भी आना ही आना है। ये 10g ऊपर टेंशन, ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे को g/9, t इज इक्वल टू मास कितना है 10 इंटू g/9। ठीक है, सेम आंसर आ जाएगा, 80/9 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप एटवुड मशीन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो विद इन नो टाइम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब हमने 2 ब्लॉक्स लिए थे, यहाँ पे 3 आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात और याद रखो, मैं आपको क्लियर करना चाहता था यहाँ पे। स्टूडेंट्स, जो स्ट्रिंग होती है ना, ये तो सेम स्ट्रिंग है, सेम। अब कईयों के दिमाग में ये भी आएगा कि हमने जो स्ट्रिंग में यहाँ पे भी टेंशन T मानी है और यहाँ पे भी टेंशन T मानी है, दोनों स्ट्रिंग में। स्टूडेंट्स, एक ही स्ट्रिंग थी, एक ही स्ट्रिंग में ना टेंशन सेम रहती है। ठीक है, एक सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगी, तो वो स्ट्रिंग सेम थी, बस घुमा के यहाँ पे है। ठीक है, स्ट्रिंग तो वो सेम थी, सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहती है। तो स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन में देखोगे, ये स्ट्रिंग अलग है, ये अलग है। ठीक है, ये 3 kg, ये 2 kg है, ये 5 kg है। टेंशन अलग आएगी, इसमें टेंशन T1 मान लेता हूँ, इसमें टेंशन मैं T2 मान लेता हूँ। टेंशन स्ट्रिंग अगर अलग अलग है तो टेंशन अलग अलग आएगी। तो सिस्टम को मैंने 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन के लिए स्टूडेंट सीधे ही वो फॉर्मूला, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है 10, क्योंकि T1 एंड T2 ये इंटरनल फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं। जब सिस्टम को एक मान लेंगे हम, ठीक है, अगर सिस्टम को एक मान लेंगे, देखो मान के देख लो, 2 + 3 मतलब 10 kg का ये सिस्टम है। ठीक है, तो 10 न्यूटन तो इधर लग रहा है, और आप खुद देखो
एक T1, एक T1 इधर और एक T1 इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक T2 इधर और एक T2 इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो रहे हैं, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ही बचा, ये सब इंटरनल फोर्सेस थे, इंटरनल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स 10 है डिवाइडेड बाय टोटल मास 10 है। तो वैसे ही जैसे नॉर्मल फोर्स में करते थे, तो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। तो अब हम टेंशन निकाल सकते हैं बोथ स्ट्रिंग्स में, ठीक है। अब टेंशन निकालने के लिए स्टूडेंट्स आप कोई भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, ठीक है, चाहे 5 kg की बना लो। 5 kg की बनानी इसीलिए मतलब कि बढ़िया है क्योंकि इस पर एक ही फोर्स लग रहा है 5 kg पे, कौन सा, सिर्फ टेंशन T2, और इसकी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो ऑब्वियस स्टूडेंट्स अब नेट फोर्स, अगर एक ही फोर्स है वही नेट होएगा, T2 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन कितनी 1, तो 5 न्यूटन, टेंशन T2 इज 5 न्यूटन, ठीक है। हालांकि 2 kg की फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, 2 kg इधर 10 लग रहा है और इधर T1 है इधर, ठीक है। तो 10 माइनस T1 इज इक्वल टू नेट फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो T1 यहाँ पे 8 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है, 8 न्यूटन आ जाएगी। हालांकि T1 की वैल्यू 3 kg की फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी आ जानी थी, जैसे वही नॉर्मल फोर्स वाले क्वेश्चंस में होता था, सेम वैसा ही। T2 इधर लग रहा है इस पे 3 kg वाले पर, T2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 5 न्यूटन, और इधर T1 लग रहा है और एक्सेलरेशन इसकी इधर है 1, तो नेट फोर्स कितना है T माइनस 5 और मास इनटू एक्सेलरेशन 1, यहाँ से भी T1 की वैल्यू वही आ रही है 8 न्यूटन, ठीक है। तो 5 kg की सबसे पहले मैंने इसलिए बनाई क्योंकि उस पर एक ही फोर्स लग रहा था, बाकी दोनों पे दो फोर्सेस लग रहे थे, इसलिए बेटर यही है 5 kg की बना के क्वेश्चन आप टेंशन फाइंड आउट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन पुली। तो स्टूडेंट्स ये 20 kg है, ठीक है, फिक्स्ड पुली है और यहाँ पे स्ट्रिंग भी फिक्स्ड है क्योंकि ये भी फिक्स्ड है ना, तो ये भी फिक्स्ड है। तो सिस्टम तो रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में सिस्टम, ठीक है। तो 20 kg तो यहाँ पे रेस्ट पे ही है, तो यहाँ पे नीचे को फोर्स इसका जो वेट है 20g, और टेंशन यहाँ पे टेंशन T और यहाँ पे भी टेंशन T, आपको बताया था स्ट्रिंग तो ये सेम ही है, ये रही स्ट्रिंग तो सेम है, तो टेंशन भी सेम ही रहेगी इसमें। तो अब 20 kg की अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस पे 20g नीचे को और टेंशन ऊपर को। अब आप ये भी देखो इसकी एक्सेलरेशन तो 0 है क्योंकि सिस्टम ही रेस्ट पे है, तो T मस्ट बी इक्वल टू 20g, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स पुली की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, हमें बताना है फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन द पुली। तो पुली की अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, एक पुली पे फोर्स इस तरफ लग रहा है T, ये वाला फोर्स, और कौन सा लग रहा है, ये वाला फोर्स। तो T पता है हमें mg के इक्वल है, तो नेट फोर्स इन दोनों फोर्सेस को हम एक पॉइंट के साथ जोड़ देते हैं और T मस्ट बी इक्वल टू mg, ये हमें पता ही है। तो अब स्टूडेंट्स इन दोनों का जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। स्टूडेंट्स याद रखो हमेशा दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, उनका नेट जो फोर्स होता है कंबाइंड इफेक्ट होता है। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, जो उनका नेट इफेक्ट होता है कंबाइंड इफेक्ट होता है। अगर दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो आप सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है। अभी आपने वेक्टर अलजेब्रा अगर नहीं पढ़ा है तो दो फोर्सेस अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये वाला फोर्स निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम, इसको मैं F मान लेता हूँ,
जो हमने निकालना है, रूट ऑफ टी का स्क्वायर जो कि एम जी के इक्वल है प्लस एम जी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी रूट 2। तो मास यहाँ पे 20 है, जी कितना लिया है, जी चलो 10 ही मान लो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो 200 रूट 2 न्यूटन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन है जहाँ पे m1 पड़ा है, m1 की वैल्यू 50 kg है और m2 की वैल्यू 10 kg है। ठीक है, स्ट्रिंग तो सेम ही है, तो स्ट्रिंग में ऑब्वियस टेंशन क्या होएगी, सेम होएगी। और हमें फाइंड आउट क्या करना होएगा, टेंशन और एक्सेलरेशन। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स आप एक बात यहाँ पे ये देखो कि M1 पे कौन कौन से, M1 की अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, एक तो इसका M1G नीचे लग रहा होगा और यहाँ से नॉर्मल भी आ रहा होगा ऊपर को। तो अब आपको पता है जो नॉर्मल है वो तो mg के इक्वल ही है, क्योंकि इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में थोड़ी ना कोई एक्सेलरेशन हो रही है। ठीक है, तो अब m1 की एक्सेलरेशन किसके कारण हो रही है, t1 के, क्योंकि m1 की एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में ना n कुछ कर सकता है ना m1g कुछ कर सकता है, कौन करेगा, t करेगा। ठीक है, t सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है जो इसे एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो m1 पे सिर्फ t लग रहा है और t इज इक्वल टू m1 इंटू ए। और m2g पे देखो, एक तो t ऊपर को लग रहा है और नीचे 10 इंटू। अब m1g जो है, m1g को रोकने वाला तो कोई फोर्स ही नहीं है। जो टेंशन लग रही है, टेंशन तो इसको चलाएगा ही, फ्रिक्शन तो है ही नहीं है। तो t तो इसे चलाने वाला ही फोर्स है, रोकने वाला तो है ही नहीं। ठीक है, m2g को चलाने वाला 10g है। ठीक है ना, तो 10g जो है उसके कारण एक्सेलरेशन सिस्टम की इधर होएगी, m1g की एक्सेलरेशन इधर और m2g की एक्सेलरेशन इधर। दोनों की सेम एक्सेलरेशन है क्योंकि स्ट्रिंग के साथ बंधे हुए हैं। ठीक है ना, तो दोनों साथ साथ में चलेंगे। तो ऑब्वियस अब यहाँ पे सिस्टम की एक्सेलरेशन जो मतलब कि इसके वेट के कारण नीचे को होएगी, तो उसी के कारण इसको भी इधर जाना पड़ेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं m2 की बनाऊं, नेट फोर्स इसकी एक्सेलरेशन नीचे को m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक्सेलरेशन इन दोनों को ऐड करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो t तो एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आ गया, m2g, t तो कैंसिल हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इसकी कुछ वैल्यूज़ दी होंगी वो आप फुल कर दो। m2g मतलब 10 इंटू जी को 10 मान लो, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 60 आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आ जाएगी 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। नहीं तो स्टूडेंट्स वैसे देख लो, नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है इस पे। नेट डाउनवर्ड फोर्स जो m1g था उसको तो नॉर्मल ने बैलेंस कर दिया, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कौन सा बचा, m2g पे 10g बचा। तो एक्सेलरेशन जो है वो नेट डाउनवर्ड फोर्स 10g डिवाइडेड बाय मास, दोनों का मास कितना है 50 प्लस 10 60। तो यहाँ से सीधे 10/6 मतलब 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इक्वेशंस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही आप एक्सेलरेशन ट्रिक से निकाल लोगे। ठीक है, नेट डाउनवर्ड फोर्स से। या तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बना लिया करो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर बनाओगे आप तो कैसे बनेगा, तो एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा 10g,
तो यही नेट एक्सटर्नल फोर्स है, बाकी तो ये तो इंटरनल फोर्स है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मर्जी कर लो, आपकी मर्जी है। तो टेंशन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए सीधे ए की वैल्यू पुट करो, टेंशन आ जाएगी। ये कहाँ से, M1 की 50 kg की फ्री बॉडी डायग्राम से। तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी, M1 कितना है 50, 250/3 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, तो टेंशन आज हमने समझी। ठीक है, टेंशन के हमने आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा नॉर्मल फोर्स भी कवर हो गया है, टेंशन भी कवर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रिक्शन शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय।